आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे। प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होती है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। उसके बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे भी और उसका इस्तेमाल भी करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करने लगे हैं कि प्रोजेक्टाइल कहते किसको हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक पार्टिकल है जिसे आपने लॉन्च किया है ओरिजिन से इन वर्टिकल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन हमारा एक्स और वाई प्लेन है। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ से ओरिजिन से हमने एक पार्टिकल को लॉन्च किया है। जब हमने इसको थ्रो किया है तो इसकी वेलोसिटी v0 है और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ या कह लें एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा है। ये पार्टिकल थ्रो करने के बाद अगर इस वर्टिकल प्लेन में मूव करे, इस प्लेन के अंदर रहते हुए मूव करे, जिग जैग मूव ना करें। जैसे आप कागज़ का जहाज़ बनाकर फेंकते हैं तो वो कभी लेफ़्ट पे जाता है कभी राइट पर जाता है, ऐसी मोशन ना हो बल्कि एक प्लेन के अंदर मोशन हो। अगर ऐसी सूरत हाल हो कि आप एक पार्टिकल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन में स्पेस में, लेकिन वो प्लेन में रहते हुए ही मूव कर रहा है, तो ऐसे पार्टिकल को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमने पार्टिकल को जब लॉन्च किया है तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी जो है वो v0 थी। उसका एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा था। जो पार्टिकल हमने लॉन्च किया है उस पार्टिकल को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। हमने ओरिजिन से वर्टिकल प्लेन एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल लॉन्च किया, वो प्लेन के अंदर ही मूव कर रहा है। हमने उसको लॉन्च किया तो उसकी वेलोसिटी v0 थी। उस वेलोसिटी का एंगल विद एक्स एक्सिस अल्फ़ा था। उस पार्टिकल को हम कहेंगे वो प्रोजेक्टाइल है। और जब हम इसकी मोशन को स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। जब हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है, एक दफ़ा फेंक दिया है, तो हमने उस वक्त कुछ फोर्स लगाई है, उसके बाद इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल जो पाथ ट्रेस कर रहा है, इसके मोशन से जो कर्व बन रही है, उस पाथ को, उस कर्व को हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। पार्टिकल के मोशन से जो कर्व बन रही है, जो पाथ ट्रेस हो रहा है, उसको हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जब हम प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी v0 से प्रोजेक्ट करते हैं तो इस वेलोसिटी को हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और जो एंगल ये पार्टिकल हमारे पास एक्स एक्सिस का बना रहा है, उस एंगल अल्फ़ा को हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। हम इस प्रोजेक्टाइल की मोशन को स्टडी करना चाहते हैं, इसके ट्रेजेक्ट्री को, इसके पाथ को स्टडी करना चाहते हैं। उसके लिए हमें इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और वो इसका वेट है। अगर पार्टिकल का मास m है तो वेट इसका mg होगा, और ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको एज ए वेक्टर लिखना चाहूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके साथ यूनिट वेक्टर j लिख देंगे। ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है और हम इसको स्टडी करना चाहते हैं। ये जो F = -mgj है, ये इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो F = -mgj है। F आपको याद है, m a के इक्वल होता है, a एक्सेलरेशन है और a जो एक्सेलरेशन है वो dv/dt के इक्वल है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, F की जगह आप m एक्सेलरेशन dv/dt लिख लें तो m dv/dt -mgj है। m दोनों साइडों से कैंसिल कर लें। ये प्रोजेक्टाइल प्लेन में मूव कर रहा है तो इसके एक्सेलरेशन dv/dt को हम d2x/dt² i प्लस d2y/dt² j लिख सकते हैं, इक्वल है -g। j के सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t को आप x डबल डॉट भी कह सकते हैं, x डबल डॉट i, और सेकंड डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू t को y डबल डॉट भी कह सकते हैं, y डबल डॉट j = -gj। ये मेरे पास इस वक्त इसके एक्सेलरेशन की इक्वेशन ऑफ मोशन है, d2x/dt² i प्लस d2y/dt² j = -gj। हम मोशन को स्टडी करना चाह रहे हैं।
उसके लिए हम चाहेंगे कि इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें, हम चाहेंगे कि इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें, हम चाहेंगे कि इसका पाथ जो है, जो कर्व बन रही है, उस कर्व को स्टडी करें। उसके लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो इन्फॉर्मेशन हमें हासिल होगी, उस इन्फॉर्मेशन को हम ज़ुबानी याद करेंगे और वो हमारे काम आएगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात कर रहे हैं। हमने प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v0 और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा से थ्रो किया है। सबसे पहले हम देखना ये चाहते हैं कि जो वेलोसिटी v0 है, इसका कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग क्या है और y एक्सिस के अलॉन्ग क्या है। चूंकि v0 का x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बन रहा है, तो v0 cos अल्फा जो है इसका कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस है। जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है टाइम 0 पर, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो v0 cos अल्फा है। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? अगर इस साइड पर एंगल अल्फा बन रहा है, इस साइड पे कंपोनेंट v0 cos अल्फा है, तो इस साइड पे जो कंपोनेंट होगा वो v0 sin अल्फा होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो v0 sin अल्फा है और वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहली बात जो हमने नोट की है वो ये नोट की है कि जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, आपने O से प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर टाइम 0 था, इस वक्त इसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v0 थी, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा था, तो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो v0 cos अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट v0 sin अल्फा है। अब हम मालूम करना चाहते हैं कि किसी भी टाइम के ऊपर ड्यूरिंग इट्स मोशन इसकी वेलोसिटी कितनी है। ये इसका पाथ बन रहा है, ये इसका ट्रेजेक्ट्री है, से ये पार्टिकल इस जगह पर है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हैं, वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, ये हम मालूम करना चाहते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन मौजूद है। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है? d2x/dt² प्लस d2y/dt² इज इक्वल टू -gj। तो अगर हम i और j के कंपोनेंट्स को इक्वेट करें तो x का सेकंड डेरिवेटिव जो है, राइट साइड पे i का कंपोनेंट कोई नहीं है, 0, और y का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो -g के इक्वल है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से x डॉट निकल आएगा, यहाँ से y डॉट निकल आएगा। जो इंटीग्रेशन के कांस्टेंट्स आएंगे उनके लिए हम इन इनिशियल कंडीशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि टाइम 0 पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v0 cos अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट v0 sin अल्फा है। इनका इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास x डॉट जो है वो निकल आएगा v0 cos अल्फा के इक्वल। और इसको इस पिक्चर की मदद से देख सकते हैं कि हमारे पास ये पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया था v0 वेलोसिटी से, जिसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुरू में v0 cos अल्फा और v0 sin अल्फा थे। ड्यूरिंग इट्स मोशन जब ये किसी भी पॉइंट पर है तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का x डॉट है वो v0 cos अल्फा है। पार्टिकल प्रोजेक्टाइल यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं भी हो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v0 cos अल्फा है। और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए जब आप y डबल डॉट वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y डॉट हमारे पास इक्वल आएगा v0 sin अल्फा माइनस gt। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर v0 sin अल्फा माइनस gt, यहाँ पर v0 sin अल्फा माइनस gt, यहाँ पर भी वर्टिकल कंपोनेंट v0 sin अल्फा माइनस gt। लेकिन कैलकुलेशंस करने पर हमें पता चलेगा कि इस जगह पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। पार्टिकल ने इस जगह पर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करना है। हमने किसी भी टाइम के ऊपर वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। हम किसी भी टाइम के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उसकी पोजीशन का x कोऑर्डिनेट क्या है और उसकी पोजीशन का y कोऑर्डिनेट क्या है। इसके लिए हम कह ये सकते हैं, बेसिकली हम प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री की, यानी जो x और y की इक्वेशंस बन रही हैं इस पाथ के लिए, वो इक्वेशंस हम मालूम करना चाहते हैं। अगर x डॉट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और वो जो x की वैल्यू आएगी और y डॉट को इंटीग्रेट करने से जो y की वैल्यू आएगी, हम उनको कहेंगे वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, और वो हमारे पास आएंगी x इक्वल आएगा v0 cos अल्फा t के और y इक्वल आएगा v0 sin अल्फा t माइनस हाफ gt² के। इनको हम ट्रेजेक्ट्री की, प्रोजेक्टाइल के पाथ की, प्रोजेक्टाइल के ऑर्बिट की पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। किसी भी टाइम की वैल्यू t इसमें पुट करने से हमें
इस पार्टिकल की, प्रोजेक्टाइल की पोजीशन जो है वो मालूम हो जाया करती है। अगर हम कार्टेशियन इक्वेशंस बनाना चाहें, इन इक्वेशंस में से पैरामीटर टी को एलिमिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से टी की वैल्यू मालूम करें, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें तो कार्टेशियन इक्वेशन x और y में आ जाएगी। हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर ओवर 2v0 स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर अल्फा। हमने प्रोजेक्टाइल के लिए किसी भी टाइम के ऊपर वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स मालूम किए, किसी भी टाइम के ऊपर उसकी पोजीशन के x और y कोऑर्डिनेट्स मालूम किए और इसके ट्रेजेक्ट्री की, इसके पाथ की कार्टेशियन इक्वेशन ड्राइव की। हम इस पाथ को मज़ीद थोड़ा सा स्टडी करना चाहते हैं। हम देखना ये चाहते हैं कि जो हमारे पास कर्व बनी है, ये कर्व कोई ख़ास कर्व तो नहीं है, कोई स्पेशल कर्व तो नहीं है। हो सकता है ये कर्व एलिप्स का कोई पार्ट हो सकता है पैराबोला का, हो सकता है हाइपरबोला का। ये बात हम स्टडी करना चाह रहे हैं। उसके लिए गौर करें, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है कार्टेशियन इक्वेशन, इसमें वेरिएबल x का स्क्वायर है और वेरिएबल y की पावर 1 है। एक ऐसी कर्व जिसमें एक वेरिएबल का स्क्वायर हो और एक वेरिएबल की पावर 1 हो, कौन सी कर्व होती है, ज़रा याद करें। ये हमारे पास पाथ बन रहा है, ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है। हम कर्व के बारे में याद करना चाह रहे हैं जिसमें एक वेरिएबल का स्क्वायर है और एक वेरिएबल की पावर 1 है। याद करें ज़रा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax किसकी इक्वेशन है, y का स्क्वायर है, x की पावर 1 है, पैराबोला की इक्वेशन है। इस तरह से x के स्क्वायर वाली भी हो सकती है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये भी किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। इसका मतलब है ये जो हमारे पास कर्व बन रही है, ट्रेजेक्ट्री बन रही है, वो एक पैराबोला है। तो हम नोट करने लगे हैं कि जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल है इज आर्क ऑफ पैराबोला। आर्क है, पैराबोला कंप्लीट नहीं है। आपको याद होगा, अगर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला स्केच करता हूँ तो वो कुछ इस तरह का बनता है, इन्फिनिट कर्व है। अगर मैं इसमें से एक पार्ट ले लूँ, से मैं इस पैराबोला का इतना पार्ट ले लेता हूँ, तो हम इसको कहेंगे ये आर्क है। तो कर्व तो पैराबोला बन रही है, लेकिन जो आर्बिट है हमारे पास, जो ट्रेजेक्ट्री है, वो सिर्फ इस पैराबोला की सिर्फ एक आर्क है। पैराबोला नीचे भी जा रहा है, इस साइड पे भी जा रहा है, और ये जो ट्रेजेक्ट्री है हमारा, कि हमने पार्टिकल को ओ से प्रोजेक्ट किया था, वो मूव करने के बाद से यहाँ पर आकर ग्राउंड पर गिर गया है, तो ये उस पैराबोला की एक आर्क है, पैराबोला का एक पार्ट है। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आर्क ऑफ पैराबोला होता है। और अगर पैराबोला की आर्क है तो हम इंटरेस्टेड हैं इस वक्त इसका वर्टेक्स मालूम करने में, इसकी डायरेक्ट्रिक्स मालूम करने में। उसके लिए याद कर लेते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को अरेंज करके इस शेप में ले आएँ, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay माइनस के, तो हमें पैराबोला का वर्टेक्स भी पता चल जाएगा और पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स भी पता चल जाएगी। ऐसे केस में हमारे पास जो वर्टेक्स है वो h और k पॉइंट होगा और डायरेक्ट्रिक्स आपको चाहिए क्या होगी। ऐसे केस में जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है वो y इज इक्वल टू k प्लस a के इक्वल होगी। तो हम इस इक्वेशन को अरेंज करके इस शेप में लाना चाहते हैं। जब आप इसमें कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर 2g का होल स्क्वायर माइनस 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर g इंटू वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g। ये हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ गई है। हमारे प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री है वो इस पूरी कर्व की एक आर्क है। ये जो हमारे पास पैराबोला आया है, इसका वर्टेक्स जो है हमारे पास क्या है, ये जो x में से माइनस हो रहा है और ये जो y में से माइनस हो रहा है, वी नॉट स्क्वेयर साइन 2 अल्फ़ा ओवर 2g वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फ़ा ओवर 2g, ये इस पैराबोला का वर्टेक्स है। यहाँ कहीं इस पैराबोला का फोकस होगा, यहाँ कहीं इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम होगा, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a हुआ करती है। यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये 4a है, ये हमारे पास इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला जो है वो 2v नॉट स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा ओवर g है।
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू के प्लस ए के फार्मूले से मालूम की जा सकती है। जब आप उसको मालूम करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g के इक्वल आएगा। यहाँ कहीं इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g। हमने प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को स्टडी कर लिया। इसकी मदद से हम कुछ और चीज़ें स्टडी करना चाहते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करने लगे हैं कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो किसको कहते हैं। आपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल वर्टिकल प्लेन में मूव करता हुआ यहाँ ग्राउंड पर आ गया, इसने ग्राउंड के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। ये जो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है हम इसको प्रोजेक्टाइल की रेंज कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज़ कॉल्ड रेंज। और ये रेंज अगर आप मालूम करें तो इस रेंज का फार्मूला हमारे पास वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर जी आता है। अगर आप ये रेंज मालूम करना चाहते हैं तो ये जो आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है ये वाली या ये वाली, आप देखें जब पार्टिकल जो है हमारे पास यहाँ से ग्राउंड पे यहाँ पहुँचा है तो y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर आप इस इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट को 0 लेकर x मालूम करें तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 0 और एक x की जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास रेंज होगी और वो रेंज हमारे पास वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर जी के इक्वल आएगी। और अब हम बात करना चाह रहे हैं कि ये रेंज कब मैक्सिमम होगी। अगर यहाँ से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वी नॉट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा से, और आप चाहते ये हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम रखूँ मैं लेकिन एंगल चेंज करूं, तो आखिर कौन सा ऐसा एंगल होगा जिस एंगल पे ये रेंज हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी। ये जो रेंज है हमारे पास इसमें अगर मैं वी नॉट को फिक्स रखूं और अल्फ़ा को चेंज करूं तो ये जो साइन 2 अल्फ़ा है अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो रेंज का आंसर भी मैक्सिमम हो जाएगा। और साइन 2 अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, किसी भी साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है। और कौन से एंगल का साइन 1 हुआ करता है, 90 डिग्री का या π/2 का। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो अल्फ़ा 45 डिग्री आ गया। अगर साइन 2 अल्फ़ा 1 हो जाए, अल्फ़ा 45 डिग्री हो तो फिर इसकी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। अगर हम सेम स्पीड के साथ डिफरेंट एंगल्स पे पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करते हैं तो कितने एंगल पे उसकी रेंज मैक्सिमम आएगी, वो 45 डिग्री पर है। और जो मैक्सिमम रेंज का आंसर आएगा वो हमारे पास वी नॉट स्क्वायर ओवर जी होगा। हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, यहाँ से मूव करता हुआ ग्राउंड पर आ गया। इस मोशन के दौरान उसको टोटल कितना टाइम लगा, अब हम इस टाइम को कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। हम इसको कहते हैं कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं। टोटल टाइम ऑफ द मोशन फ्रॉम O टू B, हमने O से प्रोजेक्ट किया, B पे आ गया, O से B तक टोटल जितना टाइम लगा उसको हम कहेंगे वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। वो टाइम हम मालूम करना चाहते हैं। कैसे मालूम किया जाए, हमने इसके ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंट इक्वेशंस ड्राइव की हैं। कार्टेशियन इक्वेशन जिसमें x और y हैं और पैरामीट्रिक इक्वेशंस जिनमें x, y और t हैं। t कैलकुलेट करना है तो हम ऐसा करते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। x इक्वल था वी नॉट कॉस अल्फ़ा टी के और y इक्वल था वी नॉट साइन अल्फ़ा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। हम टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं O से B तक का, जिसको हमने कहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे B पे y कोऑर्डिनेट कितना है वो हमें कंफर्म है कि y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर मैं ये वाली पैरामीट्रिक इक्वेशन इस्तेमाल करूँ, इसमें y को 0 करूँ तो मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। मेरे पास बेसिकली 2 टाइम आ जाएंगे। एक टाइम जब मोशन स्टार्ट हुई थी टाइम 0, और एक टाइम जब यहाँ पर पार्टिकल पहुँच गया है और वो वाला टाइम हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। दोनों जगह पर y 0 है, यहाँ पर y 0 लेकर जब टाइम कैलकुलेट करेंगे तो जो टाइम का आंसर आएगा 0 के अलावा वो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट होगा और वो 2v नॉट साइन अल्फ़ा ओवर जी आएगा। पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रहा है। ये जो ग्राउंड से इसकी मैक्सिमम हाइट है इसको हम h से डिनोट करना चाहते हैं और ये मैक्सिमम हाइट हम मालूम करना चाहते हैं। कैसे मालूम की जाए, जो हमने प्रोजेक्टाइल की कार्टेशियन इक्वेशंस लिखी हैं, ये पैराबोलिक पाथ की एक आर्क है
ये बेसिकली उस पैराबोला का वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही इस प्रोजेक्टाइल की हाइट होगी। पैराबोला की इक्वेशन का वर्टेक्स क्या है वो जानना चाहते हैं, पहले ज़रा लिख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। प्रोजेक्टाइल की मोशन में जो एक्स एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। इसको हम h से डिनोट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बता चुका। पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो हमारे पास ये है। इस वर्टेक्स का ये जो y कोऑर्डिनेट है यही इसकी हाइट है, यानी हाइट हमारे पास जो है वो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g है। प्रोजेक्टाइल को जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट होती है वो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g है। ये उस वक्त है अगर हमने जब उसको प्रोजेक्ट किया था उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v0 थी और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा था। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्टाइल के बारे में आपको याद रखना है। उसकी वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स, उसके ट्रेजेक्टरी की पैरामीट्रिक इक्वेशंस x और y, उसके ट्रेजेक्टरी की कार्टियन इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और कब वो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी और उसकी हाइट। और नेक्स्ट हम ये देखना चाहते हैं कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो किसी भी टाइम के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा। और हम देखने लगे हैं कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो किसी भी हाइट के ऊपर कितना होगा। एट एनी हाइट y, अगर हम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल को v लिखें तो वो v हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाए? हमारे पास किसी भी टाइम के ऊपर अगर वेलोसिटी v है तो वो v इक्वल है dx बाई dt i प्लस dy बाई dt j, या कह लें x डॉट i प्लस y डॉट j। और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसका मैग्नीट्यूड, वो क्या बनेगा x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर। x डॉट हमारे पास मौजूद है, y डॉट हमारे पास मौजूद है। x डॉट हमारे पास है v0 कॉस अल्फ़ा, y डॉट हमारे पास मौजूद है v0 साइन अल्फ़ा माइनस gt। दोनों का स्क्वायर लेकर सम करें और स्क्वायर रूट ले लें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v आ जाएगा x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। जब हम यहाँ से x डॉट का स्क्वायर और y डॉट का स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट लेंगे तो उसमें हमारे पास t भी इन्वॉल्व होगा। और अगर हम उस t को एलिमिनेट करना चाहें, किसी भी हाइट y पर कैलकुलेट करना चाहें तो t की वैल्यू यहाँ से मालूम कर सकते हैं और वो t की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट के स्क्वायर में, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस 2gy। ये किसी भी हाइट y पर स्पीड का फार्मूला है। यहाँ से स्क्वायर रूट ले लें तो v निकल आएगा। और नेक्स्ट काम हम ये करना चाहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमने पार्टिकल को v0 वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा था। दो पॉइंट्स थे हमारे पास, एक P और एक Q। पॉइंट P की हाइट ग्राउंड से HP थी, पॉइंट Q की हाइट ग्राउंड से HQ थी। हम कितनी मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि हमारा प्रोजेक्ट किया हुआ पार्टिकल इन दोनों पॉइंट्स में से पास कर जाए, वो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। The least speed with which a projectile must be projected so that it passes through 2 points P and Q at heights HP and HQ respectively, वो कैसे कैलकुलेट की जाए। अब वो कैसे की डिटेल में तो मैं इस वक्त नहीं जा रहा हूँ। अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले की हेल्प से तो हमारे पास उस v0 मिनिमम का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू HP प्लस HQ प्लस PQ। ये हमारे पास वो मिनिमम स्पीड है जिससे प्रोजेक्ट करने पे हमारा जो पार्टिकल है, जो प्रोजेक्टाइल है, वो उन दो पॉइंट्स P और Q में से पास कर जाएगा जिनकी हाइट HP और HQ है। और नेक्स्ट बात जो हम करने लगे हैं वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी के बारे में है। हमें मालूम है कि कार्टियन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो हमारे पास है y इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2v0 स्क्वायर। अगर हम डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स को प्रोजेक्ट करें विद सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस,
हम बहुत सारे पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट से। प्रोजेक्ट करते वक्त सबकी वेलोसिटी सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, कोई पार्टिकल कम एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, कोई पार्टिकल बड़े एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन सबकी स्पीड सेम है। ऐसी सिचुएशन जो है कब हो सकती है? हो सकता है किसी एक जगह पे आप एक कैनन में बैठे हों, कैनन की एक फिक्स स्पीड हो, अलबत्ता कैनन का एंगल आप चेंज कर सकते हो, तो उस कैनन से आप डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट एंगल्स के ऊपर सेम स्पीड से जो पार्टिकल्स हैं उन्हें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और हम मालूम करना चाहते हैं पैराबोला ऑफ सेफ्टी, यानी बेसिकली हम एक ऐसा रीजन मालूम करना चाहते हैं कि जिस रीजन के अंदर तो वो सारे पार्टिकल्स जा सकें, लेकिन उस रीजन से बाहर वाले सब लोग सेफ हों। पैराबोला ऑफ सेफ्टी। पैराबोला ऑफ सेफ्टी उसको इसलिए कह रहे हैं कि वो रीजन पैराबोलिक रीजन निकलेगा। सेफ्टी इसलिए कह रहे हैं कि सेम स्पीड के साथ डिफरेंट एंगल्स बदल के जब पार्टिकल प्रोजेक्ट किए जाएंगे तो वो उस रीजन के अंदर ही रहेंगे, उससे बाहर वाले सारे लोग जो हैं वो सेफ होंगे। ऐसी सूरत में ये जो हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है, इसका अगर हम अल्फा पैरामीटर लेते हुए एनवेलप मालूम कर लें। एनवेलप क्या होता है इसको आप डिटेल के साथ देख सकते हैं हमारे कैलकुलस के लेक्चर्स के अंदर, लेकिन फ़िलहाल मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो अगर आप अल्फ़ा को पैरामीटर लेते हुए अल्फ़ा वेरी कर रहे हैं, स्पीड सेम है, जो एनवेलप मालूम करेंगे वही एनवेलप हमारे पास पैराबोला ऑफ सेफ्टी होगा। वो एनवेलप जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो एक पैराबोला निकलता है, इसलिए हम उसको पैराबोला ऑफ सेफ्टी कहते हैं। वो एनवेलप की इक्वेशन हमारे पास ये आती है। हमारे पास एनवेलप की इक्वेशन आ गई, वो एक पैराबोला है। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0 और v0²/2g है। डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिकल्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम। ये कर्व हमारे पास पैराबोला है, ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी है। जितने भी पार्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे वो इस कर्व के अंदर अंदर रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर हम यहाँ से पार्टिकल्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अगर हम इसी डायरेक्शन में, इसी वर्टिकल प्लेन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज करते हैं तो इस प्लेन के अंदर इस तरह का रीजन बनेगा जो हमारे पास पैराबोलिक रीजन है, पैराबोला ऑफ सेफ्टी है। लेकिन अगर इस जगह पे आप खड़े खड़े सिर्फ एक डायरेक्शन की बजाय ऐसे भी मूव कर सकते हो तो हमारे पास इस डायरेक्शन में भी पार्टिकल्स आएंगे, इस डायरेक्शन में भी पार्टिकल्स आएंगे, और जो रीजन बनेगा वो किस तरह का बनेगा? वो रीजन हमें हासिल होगा इस पैराबोला ऑफ सेफ्टी को अगर हम वाई एक्सिस पे रोटेट कर लें। अगर हम इस पैराबोला ऑफ सेफ्टी को वाई एक्सिस पे रोटेट कर लें तो इस तरह का एक डोम बन जाएगा। वो जो डोम है उसके अंदर सारे पार्टिकल्स रहेंगे, उससे बाहर वाले सारे लोग सेफ होंगे, उससे बाहर वाला सारा रीजन सेफ होगा। जब हम पैराबोला ऑफ सेफ्टी को रोटेट करते हैं अबाउट वाई एक्सिस तो हमारे पास पैराबोला ऑफ रेवोल्यूशन हासिल होता है। ये मेरे पास पैराबोला ऑफ रेवोल्यूशन है, और पैराबोला ऑफ रेवोल्यूशन जो है हमें जो स्पेस देता है वो स्पेस वो होती है जिसके अंदर सारे पार्टिकल्स प्रोजेक्ट किए हुए जाते हैं, उससे बाहर वाला सारा एरिया सेफ रहता है। तो जब भी आप एक फिक्स स्पीड से डिफरेंट एंगल्स पे किसी जगह से पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो पार्टिकल्स अगर प्लेन में रहेंगे तो वो सारे पार्टिकल्स इस पैराबोला के अंदर होंगे। ये हमारे पास पैराबोला ऑफ सेफ्टी है। और अगर आप इस पैराबोला ऑफ सेफ्टी को रोटेट करवा दें वाई एक्सिस पे, ये जो डोम सा बनेगा ये हमारे पास पैराबोला ऑफ रेवोल्यूशन आ रहा है, और ये पैराबोला ऑफ रेवोल्यूशन वो सारी स्पेस देगा जिसके अंदर वो डिफरेंट पैराबोलास जाएंगे और उसके बाहर वाला सारा रीजन सेफ रहेगा। आपको याद रखना है पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन। और लास्ट आर्टिकल जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है वो हमारे पास ये है कि रेंज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। सिचुएशन हमारे पास ये है कि हम पार्टिकल को जहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके सामने एक लेवल ग्राउंड नहीं है, बल्कि उसके सामने एक इंक्लाइंड प्लेन है।
और उस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन बीटा है। आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया लास्ट ईयर प्रोजेक्शन वी नॉट से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा से। यहाँ पे एक बात याद रहे, एक ही सूरत में पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर सकेंगे अगर ये अल्फ़ा बीटा से बड़ा होगा। तो ऐसी सूरत में हम इस वक्त इंटरेस्टेड इस बात में हैं कि ये जो पाथ कवर हो रहा है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, ये पाथ कितना है, इसको हम रेंज कहते हैं। रेंज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन मालूम करना चाहते हैं। लेट अ प्लेन बी इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल। एक प्लेन है जो इंक्लाइन हो गया है बीटा एंगल के ऊपर। फर्ज कर लिया हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो अल्फ़ा है और वो अल्फ़ा बीटा से ग्रेटर है। सपोज कर लेते हैं कि पार्टिकल जब यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ है तो ये P के ऊपर जाकर ग्राउंड को हिट कर गया है। द डिस्टेंस R, ये वाला डिस्टेंस OP, इस डिस्टेंस को हम R कहते हैं और इसको हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। ये रेंज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। ये आंसर आपको याद रखना है। और दूसरी बात हम देखना ये चाहते हैं कि सेम स्पीड रखते हुए एंगल बदलने पे कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि ये रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो वो एंगल अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो हमारे पास रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। और रेंज मैक्सिमम होगी जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो और ये वैल्यू मैक्सिमम 1 के इक्वल होगी और वहाँ से अल्फ़ा मालूम करेंगे तो वो π/4 प्लस β/2। अगर आप प्रोजेक्टाइल को एंगल अल्फ़ा पे प्रोजेक्ट करें जो कि π/4 प्लस β/2 के इक्वल हो तो उसकी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। हो सकता है आप सोच रहे हो कि अगर जो अल्फ़ा है वो बीटा प्लस π/4 हो। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने कहा था कि जब अल्फ़ा π/4 हो तो फिर हमारे पास रेंज मैक्सिमम होती है। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि इंक्लाइन प्लेन से ऊपर π/4 एंगल हो, नीचे बीटा तो टोटल π/4 प्लस बीटा हो तो मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन कैलकुलेट करने पे हमें पता चला कि अगर आप एंगल π/4 प्लस β/2 पे प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर रेंज मैक्सिमम आएगी। यहाँ 1 आ जाएगा और जब आप यहाँ 1 लिखेंगे 1 माइनस साइन बीटा बनेगा, नीचे कॉस स्क्वायर बीटा के फैक्टर्स बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज का आंसर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी और 1 प्लस साइन बीटा। ये केस हमने स्टडी किया, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैक्सिमम रेंज मालूम की। और नेक्स्ट जो छोटी सी बात है वो ये है कि अगर जिस जगह से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके सामने जो है इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, कुछ सिचुएशन इस तरह की हो कि यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सामने ग्राउंड मौजूद नहीं है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन बीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आप कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं कि इसके ऊपर रेंज कितनी आएगी और मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले एंगल को आप माइनस बीटा कह सकते हैं और ये सारी कैलकुलेशंस बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करके कर सकते हैं। आर का आंसर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ माइनस बीटा लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस बीटा लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा। ये रेंज आ गई इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। और कब मैक्सिमम होगी? फिर उसी तरह से अगर ये वाला साइन 1 हुआ और ये वाला साइन 1 होगा जब अल्फ़ा π/4 माइनस β/2 होगा। और जो रेंज मैक्सिमम आएगी यहाँ 1 लिखने के बाद सिंप्लीफाई करके वी नॉट स्क्वायर ओवर जी 1 माइनस साइन बीटा। ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज आ गई डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। ये हमने सारा कुछ इंक्लाइन प्लेन के बारे में स्टडी किया है और अब हम लास्ट में चंद एग्जांपल्स करने लगे हैं। सबसे पहली एग्जांपल ये है कि डिटरमिन करनी है मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल हुज रेंज इज़ मैक्सिमम। रेंज उसने मैक्सिमम दे दी है और हाइट मैक्सिमम कितनी होगी वो हमने मालूम करनी है। उसके लिए रेंज मैक्सिमम का फार्मूला आपको याद है और ये याद है कि रेंज मैक्सिमम कब होती है। रेंज मैक्सिमम वी नॉट स्क्वायर ओवर जी होती है
और उस वक्त मैक्सिमम होती है जब अल्फ़ा 45 डिग्री हो। किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब v नॉट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा से प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी हाइट ये होती है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g। और यहाँ पर हमने यही मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि पार्टिकल की रेंज मैक्सिमम है, यानी पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया गया है तो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इस हाइट के फार्मूले में आपने अल्फ़ा की जगह 45 डिग्री लिख लेना है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमें मालूम है कि रेंज मैक्सिमम होती है जब अल्फ़ा 45 डिग्री हो। हमें मालूम है कि मैक्सिमम हाइट को अगर हम h करें तो उसका फार्मूला v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g है। इसमें पुट कर लेते हैं अल्फ़ा की जगह 45 डिग्री, h आ गया v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री ओवर 2g। साइन 45 डिग्री का आंसर आपको याद है जी, कितना होता है? साइन 45 डिग्री जो है वो 1/2 का स्क्वायर रूट होगा। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर 45 जो है वो 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ साइन 45 की जगह 1/2 का स्क्वायर रूट लिख लेते हैं और उसका स्क्वायर जब ये स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, वो 2 नीचे आ जाएगा और हाइट हमारे पास v नॉट स्क्वायर ओवर 4g आ गई। उसने कहा था कि प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो हमने मालूम कर ली। मैक्सिमम हाइट का ये जनरल फार्मूला है और इस स्पेशल केस में चूँकि अल्फ़ा 45 डिग्री था, इस फार्मूले में अल्फ़ा की जगह 45 डिग्री लिखकर हमने उसकी मैक्सिमम हाइट मालूम कर ली। और आज के लेक्चर में लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक कैनन हैज़ इट्स मैक्सिमम रेंज r। कैनन है, उसकी मैक्सिमम रेंज r है। कैनन है, उससे फायर हो रहा है, जो फायर है वो प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करेगा और उसकी रेंज हमें मैक्सिमम बताई हुई है r है। और हमें कहा यह जा रहा है कि प्रूफ करें कि उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट 1/4r होगी और उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2r ओवर g का स्क्वायर रूट होगा। कैनन से फायर किए जा रहे हैं, उन फायर्स की मैक्सिमम रेंज r है, उन फायर्स की हाइट जो है प्रूव करनी है कि 1/4r होगी और उन फायर्स का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो प्रूव करना है कि 2r ओवर g का स्क्वायर रूट होगा। मैक्सिमम रेंज हमें मालूम है अल्फ़ा 45 डिग्री के केस में होती है। मैक्सिमम हाइट हमें मालूम है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g होती है। तो यहाँ अल्फ़ा को 45 लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। लेकिन मैक्सिमम हाइट को उसने 1/4r कहा है, इसका मतलब है यहाँ पे ये जो रेंज मैक्सिमम दी हुई है इसको हम r लिख लेंगे और यहाँ आंसर जो हमारे पास आएगा वो v नॉट स्क्वायर और g की शक्ल में नहीं बल्कि इस r की शक्ल में कैलकुलेट करेंगे। और टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला भी हमें याद है, इसमें भी हम अल्फ़ा की जगह 45 डिग्री लिखेंगे और v नॉट स्क्वायर ओवर g को r के इक्वल इस्तेमाल करते हुए आंसर टाइम को r की शक्ल में चेंज कर लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि कैनन हैज़ मैक्सिमम रेंज उस वक्त जब अल्फ़ा 45 डिग्री होगा और r मैक्सिमम v नॉट स्क्वायर ओवर g हमें मालूम है। चूँकि गिवन है कि मैक्सिमम रेंज r है तो इसको मैं r मैक्सिमम की बजाय सिंपली r लिख रहा हूँ। r मेरे पास v नॉट स्क्वायर ओवर g है। हम पार्ट ए में कैलकुलेट करना चाहते हैं हाइट, और हाइट का फार्मूला हमें याद है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g होता है। अल्फ़ा की जगह इसमें 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये v नॉट स्क्वायर ओवर g लिख लिया मैंने, ये 2 मैंने 1/2 लिख लिया और यहाँ अल्फ़ा की जगह 45 डिग्री लिख लिया। v नॉट स्क्वायर ओवर g क्यों लिख लिया? चूँकि v नॉट स्क्वायर ओवर g जो है वो हमारे पास r के इक्वल है, तो इस v नॉट स्क्वायर ओवर g की जगह यहाँ r लिख लेते हैं। ये 1/2 एज इट इज़ और साइन 45 1/2 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, 1/2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। उस 1/2 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी h 1/4r आ गया। यही प्रूफ करना चाहते थे। और दूसरी चीज़ हमने मालूम करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमें याद है। इसमें अल्फ़ा की जगह 45 डिग्री लिख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि v नॉट स्क्वायर ओवर g बना जाए। तो अल्फ़ा की जगह इसमें 45 पुट करते हैं और v नॉट स्क्वायर ओवर g भी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 v नॉट ओवर g मैंने अलग लिख लिया और साइन अल्फ़ा में अल्फ़ा की जगह 45 डिग्री लिख लिया।
चूंकि मैं वी नॉट स्क्वायर ओवर जी बनाना चाहता हूं तो मैं ऐसा करता हूं, इस पार्ट का स्क्वायर ले लेता हूं। इस पार्ट का स्क्वायर लेने के साथ साथ इसका स्क्वायर रूट भी ले लिया और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर रूट सब्स्टिट्यूट कर ली। और इसमें स्क्वायर को हल करें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये जो 2 का स्क्वायर रूट है इसको स्क्वायर रूट के नीचे लिख लें तो 2 बन जाएगा। इकट्ठा कर लिया दोनों स्क्वायर रूट्स को, ये वी नॉट स्क्वायर बन जाएगा और नीचे जो जी स्क्वायर बनेगा मैंने उसे जी और 1/g लिख लिया। वी नॉट स्क्वायर ओवर जी मैंने बना लिया। वी नॉट स्क्वायर ओवर जी जो है वो किसके इक्वल है, वो आर के इक्वल है। इसकी जगह आर लिख देंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 2, इसकी जगह आर 1/g का स्क्वायर रूट। चूँकि वी नॉट स्क्वायर ओवर जी जो है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। इसको लिख लें 2r/g, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2r/g का स्क्वायर रूट। यही हमने कैलकुलेट करना था। आज के लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल के साथ स्टडी किया है, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स से हमने उसकी स्टडी की है। इन फार्मूलाई को आपने याद रखना है, इनका इस्तेमाल जो है 2 एग्जांपल्स मैंने करवा दी हैं। बाकी जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो जब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी थी उसमें से वो वाले क्वेश्चंस कर लें जो आसानी से 1-2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस MCQs में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद मैकेनिक्स के बारे में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे।